हाँ भाई, तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अभी हाल ही में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 10th का चैप्टर है ये। ठीक है, तो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, 10th क्लास का पहला चैप्टर है। हम लोग तो अब तक 4 चैप्टर और पढ़ चुके हैं, तो हमारा ये 5th चैप्टर होगा। ठीक है, तो चैप्टर 1 या हाँ तुम बल्कि चैप्टर ये लिखो बस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्या होता है? पहली बात तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है ना? केमिकल रिएक्शन हम किसे बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन का मतलब है ऐसे प्रोसेसेस जिसमें नए सब्सटेंसेस बने नई प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, वो प्रोसेसेस जिसमें नए सब्सटेंसेस नई प्रॉपर्टीज के साथ बनते हैं, उन प्रोसेसेस को हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखी जाए तो हम क्या कह सकते हैं केमिकल रिएक्शंस को? द प्रोसेसेस in which new substances with new properties are formed। ठीक है, तो वो प्रोसेसेस जिसमें नए सब्सटेंसेस नई प्रॉपर्टीज के साथ बने उनको हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं, है ना? तो अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, इट इज अ गैस, ऑक्सीजन इज अ गैस। जब ये दोनों कंबाइन करते हैं, जब इनका केमिकल कॉम्बिनेशन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हमें क्या मिलता है? H2O मिलता है। ठीक है, और ये H2O क्या है? लिक्विड है। तो हमने क्या पढ़ा था अभी कि नए सब्सटेंसेस नई प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म होते हैं, और हम यहां देख भी सकते हैं कि दो गैसेस को मिला के हमने एक लिक्विड फॉर्म कर लिया जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी नए सब्सटेंस की डिफरेंट हो गई, और ये बिल्कुल ही नया सब्सटेंस होगा। यहां पे क्या था? इसमें सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स या हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, हाइड्रोजन गैस के। इसके अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना? इसके अंदर सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक, हमारे पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स थे और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन यहां क्या है? सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो प्रॉपर्टीज एंटायरली चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स पहले से एग्जिस्ट करते हैं वो अब नया कंपाउंड जो बना है उनमें नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि नए सब्सटेंसेस नई प्रॉपर्टीज के साथ जिसमें फॉर्म होते हैं उनको हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं, उन प्रोसेसेस को। ठीक है, अब इसमें एक चीज ये देखो कि ये हमारे क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। ये रिएक्टेंट्स होंगे। इधर जो चीजें केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेती हैं, जो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, या ये कहो कि केमिकल रिएक्शन होने से पहले प्रेजेंट होते हैं, उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और जो नए सब्सटेंसेस बनते हैं, दीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। जो नए सब्सटेंसेस बनते हैं उनको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। केमिकल रिएक्शंस क्या है उसका एग्जाम्पल हो गया ये एग्जाम्पल है इसका, और इसमें रिएक्टेंट्स क्या हैं और प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो इतनी बात क्लियर है। ये हो गया हमारा चैप्टर के बारे में, चैप्टर के नाम का डिस्कशन। अभी केमिकल रिएक्शंस हुआ है, वी विल डिस्कस इक्वेशंस लेटर। ठीक है, हाँ, तो बाद में डिस्कस करेंगे उसको। अभी इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें कैरेक्टराइज करती हैं केमिकल रिएक्शन को। किन चीजों से केमिकल रिएक्शन कैरेक्टराइज होता है, या ये कहो कि केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज क्या हैं, या ये कहो कि अगर कहीं केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हमें पता कैसे चलेगा कि यहां केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसीलिए हम अब पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो नेक्स्ट हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस।
केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तुम लोगों ने जैसा पढ़ा होगा, पहला कैरेक्टरिस्टिक है एवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ गैस पहला कैरेक्टरिस्टिक है। एवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। एवोल्यूशन ऑफ गैस का क्या मतलब है? किसी भी गैस का इवॉल्व होना, हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व होना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इवॉल्व होना, या कोई भी गैस इवॉल्व हो रही है, उसे हम बोलेंगे कि एवोल्यूशन ऑफ गैस है। यहां पे इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं किसका? हाइड्रोजन गैस का ले सकते हैं। हाइड्रोजन गैस का एग्जाम्पल हम लेते हैं जरा हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन गैस लिख लेते हैं पहले। हाइड्रोजन गैस कब इन्वॉल्व होती है? तुम लोगों ने पढ़ा होगा, जब मेटल्स एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है ना। किसी भी मेटल को अगर तुम एसिड से रिएक्ट कराओगे, मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जैसे हमारे पास जिंक है। ठीक, जिंक एक मेटल है। ये रिएक्शन तुम लोगों ने बहुत बार करा भी होगा। अगर जिंक को तुम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तुम अगर जिंक को रिएक्ट कराओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? ZnSO4 प्लस H2 गैस। ठीक है, ZnSO4 प्लस H2 गैस। तो यहां पे ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। किसी भी मेटल को अगर तुम एसिड से रिएक्ट कराओगे तो हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट होगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है जब हम किसी मेटल को एसिड से रिएक्ट कराते हैं। अब बात यह है कि हाइड्रोजन गैस अगर लिबरेट हो रही है, अगर हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि इसमें हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है, कोई और गैस नहीं हो सकती है? तो हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि हमको एक प्रॉपर्टी पता है हाइड्रोजन की, कि हाइड्रोजन बर्न करता है विथ पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस को अगर तुम बर्न करोगे तो पॉप साउंड निकलेगी। ठीक है, पॉप साउंड कैसी होती है? जैसे बॉटल ओपनिंग में आवाज आती है टाइप की, ये आवाज, ये कहलाती है पॉप साउंड। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। अगर हमें हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करना है, अगर हम लिखना चाहें टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ये बर्न करेगी पॉप साउंड के साथ। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। ठीक है, अगर हम एक बर्निंग मैच स्टिक को, माचिस की तीली जला के जहां हाइड्रोजन गैस निकल रही है उसके पास लेके जाएंगे तो हमें पॉप साउंड आएगी। और वो पॉप साउंड कब निकलती है? जब हाइड्रोजन गैस बर्न करती है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, और अगर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है तो ये एवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल है। और एवोल्यूशन ऑफ गैस क्या कैरेक्टराइज करता है? ये बताता है हमको कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक की तरफ बढ़ते हैं अब, या सेकंड कैरेक्टरिस्टिक से पहले हम और गैसेस का डिस्कशन कर लेते हैं, कैसे पता लगता है, क्योंकि एग्जाम में वो बुक में हमारे बहुत सारी गैसेस के बारे में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे CO2 गैस के बारे में, कि जो CO2 गैस जब निकलती है तो वो हमें कैसे पता लगता है कि CO2 गैस रिलीज हुई है। ठीक है, तो CO2 गैस का डिस्कस कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कब रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस का हमें पता था कि मेटल्स जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब CO2 गैस कब रिलीज होती है? जब मेटल किसी बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा। किसके कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से? मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, उस केस में CO2 रिलीज होती है। ठीक है, अगर हम किसी मेटल कार्बोनेट को, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट लिया हमने, है ना, और कैल्शियम कार्बोनेट को हम रिएक्ट करा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से।
कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं तो हम देखेंगे कि क्या मिल रहा है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। तो यहां से हमें पता लगेगा कि CO2 गैस रिलीज हो रही है जब हम किसी मेटल के कार्बोनेट को रिएक्ट करा रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि किसी एसिड के साथ। ठीक है, तो CO2 गैस रिलीज हुई। और या फिर NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे हम क्या बोल सकते हैं, ये जो लिखा है हमने सबके नाम भी लिखते चलो। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो पता ही होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये कैल्शियम क्लोराइड है, H2O तो वाटर होता ही है, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, अब आगे आते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं NaHCO3 का। ठीक, अब NaHCO3, अच्छा यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब NaHCO3 को अगर तुम एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो भी तुम्हें CO2 गैस रिलीज होती नजर आएगी। You will get NaCl plus H2O plus CO2। ठीक है, तो ये दो केसेस में हमने देखा कि CO2 गैस रिलीज होती है। एक तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट, वो कोई भी मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड से, या फिर कोई भी मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड से। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का क्या मतलब है, ये आयन बाइकार्बोनेट कहलाता है, ये आयन कार्बोनेट कहलाता है। ठीक है, ये कार्बोनेट है, इसको कार्बोनेट बोलते हैं CO3 को, और इसे हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट, या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, या तो बाइकार्बोनेट बोलेंगे या हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेंगे इसे, और ये होगा हमारा कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। वैसे तो ये बेकिंग सोडा का भी फॉर्मूला है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिविंग सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2। तो ये हो गया CO2 गैस का रिलीज होना। अब हमें पता कैसे चलेगा कि CO2 गैस रिलीज हो रही है, CO2 गैस का पता कैसे चलाओगे कि CO2 गैस रिलीज हुई है? तो CO2 गैस जो है वो नॉन सपोर्टर होता है कंबस्शन का, है ना, ये बात पता होगी तुम्हें कि CO2 गैस कंबस्शन का सपोर्टर नहीं है। मतलब कि अगर तुम CO2 गैस को आग के पास लेके जाओगे तो वो बुझ जाएगी, या तुम बर्निंग मैच स्टिक को या बर्निंग कैंडल को अगर ऐसी टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाओ जिसमें से CO2 गैस निकल रही है, तो वो फायर एक्सटिंग्विश कर देगा, मतलब उसको बुझा देगा। बर्निंग कैंडल स्टिक को ये बुझा देती है CO2 गैस। तो एक पॉइंट तो हम यही लिख सकते हैं कि टेस्ट फॉर CO2 क्या है, हाँ भाई, तो टेस्ट फॉर CO2 क्या है, पहला टेस्ट है CO2 के लिए, इट एक्सटिंग्विशेस द बर्निंग कैंडल, इट एक्सटिंग्विशेस द बर्निंग कैंडल, मोमबत्ती को ये बुझा देती है। कोई भी चीज ले जाओ, अगर बर्निंग मैच स्टिक लेके जाओगे तो उसको भी एक्सटिंग्विश कर देगा, किसी भी फायर को CO2 बुझा देगी। ठीक है, तो ये हो गया टेस्ट फॉर CO2। एक और टेस्ट है इसके लिए कि अगर CO2 गैस को लाइम वाटर में पास कराया जाए, CO2 गैस को अगर लाइम वाटर में पास कराया जाए, लाइम वाटर कैसा होता है, कलरलेस होता है, जब हम उसमें CO2 गैस पास कराते हैं तो वो मिल्की हो जाता है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे व्हेन CO2 gas is passed through lime water, LIME lime water, it turns milky। तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है जब CO2 गैस लाइम वाटर से पास कराई जाती है। ठीक है, तो अब इसके लिए
भाई लाइम वाटर क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर है, ठीक है। अगर हम इसमें से CO2 पास कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CaCO3 प्लस H2O में, ठीक है। ये CaCO3 जो बना है यही वाइट PPT है जो लाइम वाटर को मिल्की करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है यहां पे यही लाइम वाटर को मिल्की करता है, ठीक है। ये लाइम वाटर हो गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कह सकते हैं, क्या लिखेंगे हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट कर रहा है और यहां क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई सबको, समझ में आ गया होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो हम CO2 से रिएक्ट कराते हैं तो वो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बन जाता है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है यहां पे, यही मिल्की लाइम वाटर है। मिल्की लाइम वाटर जो होता है वो CaCO3 की फॉर्मेशन की वजह से ही होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा सबको ये, गुड। अब बात करेंगे, ये CO2 का टेस्ट हो गया। CO2 के दो टेस्ट थे। पहला टेस्ट था कि वो बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर देता है। दूसरा टेस्ट क्या था कि जब हम CO2 को पास कराते हैं लाइम वाटर से तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, ठीक है। हम पढ़ क्या रहे हैं ये मत भूल जाना, हम कहां थे अगर हम ज्यादा अंदर घुस गए तो, ठीक है। हम कहां थे, हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का क्या मतलब है कि क्या प्रॉपर्टीज हैं केमिकल रिएक्शन की, तुम किस तरह से केमिकल रिएक्शन को कैरेक्टराइज करोगे, कैसे बता सकते हो कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो अगर गैस इवॉल्व हो रही है, हमने पहला उसमें कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था जो कि हम अभी तक पढ़ रहे हैं, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या होता है, गैस इवॉल्व होती है। अगर गैस इवॉल्व हो रही है इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। वो गैस हाइड्रोजन भी हो सकती है, वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हो सकती है, इट कैन बी एनी गैस, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं लास्ट, इसी के लिए बर्निंग ऑफ ये एवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए लास्ट एग्जांपल और लेते हैं। एक जो बुक में दे रखे हैं उन सारे एग्जांपल्स को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है बुक में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, NO2 गैस, ठीक है। इसे हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं NO2 गैस को। ये कब रिलीज होती है, ये कहां पे दे रखा है, बुक में है ये, जब लेड नाइट्रेट को हम PbNO3 होल ट्वाइस को अगर हम हीट करते हैं लेड नाइट्रेट को तो वी गेट PbO, लेड ऑक्साइड मिलता है हमें, ठीक है। O2 गैस मिलती है और NO2 गैस मिलती है, ठीक है। बैलेंस कर लेना इसको, 2 यहां पुट कर देंगे, 4NO2 हो जाएगा, 4 2 8 हो गया ये, और 4 2 8 और 2 10 हो गया। यहां कितने हैं, 12 हैं, यहां 2 लगा दो, ठीक है। बैलेंस कुछ गड़बड़ लग रही है, यहाँ 2 ही लगाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा इस तरह से बैलेंस हो जाएगा, ठीक। देख लेना, खैर बैलेंस कर लेना इसको। 2NO2 2 PbNO3 होल ट्वाइस गिव्स 2 PbO प्लस O2 प्लस 2NO2, ठीक है। तो लेकिन ये तो 4 है, ठीक है, 2 Pb हैं और ये यहाँ पे N कितने हैं, 4N हो गए, 4 2 8 2 10 2 12, ठीक है। बाकी सब चीजें बैलेंस हैं, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। खैर बैलेंसिंग हमारा अभी सब्जेक्ट वो नहीं है टॉपिक, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे, NO2 गैस की बात कर रहे थे। NO2 गैस यहाँ पे रिलीज हो गई तो हमें पता कैसे चलेगा NO2 गैस रिलीज हुई है, ये ब्राउन फ्यूम्स होते हैं इसके। कैसे फ्यूम्स होते हैं, ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है। ब्राउन कलर का धुआं सा निकल रहा होता है हल्का हल्का, उसको हम ब्राउन फ्यूम्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये ब्राउन फ्यूम्स होंगे अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन रही होगी तो, ठीक है। तो ये हमारा पहला हो गया,
मतलब कि एवोल्यूशन ऑफ गैस यहां पे खत्म करते हैं। एवोल्यूशन ऑफ गैस के बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है एवोल्यूशन ऑफ गैस के बाद? चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज होना, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर, ठीक। तो टेम्परेचर में चेंज होना, टेम्परेचर में चेंज होना हम एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं, कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर के लिए? पहली बात तो यह कि अगर कहीं टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वो भी कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का। पहला हमने एवोल्यूशन ऑफ गैस पढ़ा था, दूसरा है चेंज इन टेम्परेचर। कहीं पे भी अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है या टेम्परेचर कम हो रहा है, तो भी हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये केमिकल रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब जैसे तुमने पढ़ा होगा एक रिएक्शन था क्विक लाइम का। क्विक लाइम क्या होता है? चूना होता है। पहले जमाने में जो पुताई हुआ करती थी वो कैसे होती थी? चूने से होती थी। क्या करते थे? चूने को लेके आते थे, चूने के बड़े बड़े पत्थर डेले टाइप के आते थे, इतने बड़े बड़े, ठीक है। उन पत्थर को हम क्या करते थे? पानी में डाल दिया करते थे, ठीक। तो वो जो क्विक लाइम होता था वो स्लेट लाइम में चेंज हो जाता था, उसको बाद में छान के उसी से पुताई हुआ करती थी, कलई बोलते थे उसको, है ना। तुम लोगों ने पढ़ा हो या देखा हो शायद, ठीक। तो वो क्या होता था? चूना क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, क्विक लाइम। इसे जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो ये क्या बना देता है? CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम होता है, हम कैल्शियम ऑक्साइड लिख सकते हैं, जो केमिकल नेम है इसका वो कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अच्छा, सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही नहीं, इसको पहले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख लो, इसको क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, ठीक। SLAKED स्लेक्ड लाइम, और इसका नाम होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये वाटर का नाम लिखने की तो जरूरत है नहीं, है ना। तो CaO प्लस H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस। इसके साथ साथ इसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस होती है। जब चूने को पानी में डाला जाता था तो क्या करा जाता था? बच्चों से यह कह दिया जाता था कि दूर रहो इससे, क्योंकि उसमें से बहुत हीट निकलती है, अपने आप ही गरम वरम नहीं करा जाता था उसको। बस क्विक लाइम को लिया, चूने को लिया और पानी में डाल दिया, एक बड़े से ड्रम में पानी भर के, फिर उसे छोड़ देते थे ठंडा होने के लिए, और जब वो ठंडा हो जाता था उसके बाद फिर पुताई करते थे उससे, ठीक है। तो वो खैर तो ये तो हमारा पूरा प्रोसेस था। तो इसमें रिएक्शन क्या हो रही होती थी? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये स्लेक्ड लाइम है, और इसमें क्या हो रहा है? अगर उस कंटेनर को जाके छू के देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि टेम्परेचर वहां पे इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। हमने तो हीट दी नहीं है, अपने आप टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। तो चेंज इन टेम्परेचर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, क्विक लाइम प्लस वाटर गिव्स स्लेक्ड लाइम से, ठीक है। इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं इसके बाद, चेंज इन टेम्परेचर के बाद। तो क्या पढ़ा हमने? एवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। अब तीसरी बात हम करेंगे चेंज इन कलर की। चेंज इन कलर, ठीक है। कलर में चेंज आना। अब कलर में चेंज आने का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? रस्टिंग ऑफ आयरन सुना है, जंग लग जाना, आयरन के आर्टिकल्स में जंग लग जाना, रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाता है ना। तो आयरन तुमने देखा होगा जब नया नया आता है तो वो ग्रेइश कलर का होता है, शाइनी ग्रे। अगर आयरन देखो, बिना जंग लगा हुआ आयरन देखो तो वो शाइनी ग्रे होता है, ठीक है। लेकिन जब उसमें रस्ट लगती है तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है। तो कलर चेंज हो रहा है। चेंज इन कलर भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है किसका? केमिकल रिएक्शंस का, ठीक है। देखते हैं उसको। Fe, आयरन Fe होता है, शाइनी ग्रे अपीयरेंस होता है इसका, लस्टरस तो होते ही हैं मेटल्स। ये जब O2 से रिएक्ट करता है 3O2 प्लस XH2O से,
तो ये क्या फॉर्म करता है, Fe2O3 डॉट XH2O, 2Fe2O3 डॉट XH2O ये प्रोड्यूस करता है। इसको हम बोलते हैं रस्ट, यही रस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है, RUST। और ये ब्राउन कलर की होती है रस्ट जो होती है, ठीक। इसे हम फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। Fe2O3 को क्या बोलेंगे हम, फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोला जाएगा इसको, केमिकल नेम होगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। और ये ब्राउन कलर की होगी, तो आयरन ग्रे से हो गया ब्राउन, ये हो गया एक चेंज इन कलर का एग्जाम्पल। और चेंज इन कलर भी कैरेक्टरिस्टिक होता है केमिकल रिएक्शन का। तो टिल नाउ हमने 3 पढ़ लिए हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर। नाउ 4th पे आते हैं, दैट इज चेंज इन स्टेट, ठीक है। चेंज इन स्टेट देख लेते हैं। फोर्थ वन इज चेंज इन स्टेट। स्टेट में चेंज आना, कौन सी स्टेट में चेंज आना, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड बन जाना या लिक्विड से गैस बन जाना, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड। अगर स्टेट में चेंज आ रहा है, जैसे अभी हमने पढ़ा था वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैसेस थी एंड दे वर गिविंग वाटर, जब रिएक्ट कर रहे थे तो वो वाटर दे रहे थे, है ना, तो वाटर लिक्विड था, तो वो भी चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। या फिर बुक में जो एग्जाम्पल दे रखा है वो दे रखा है बर्निंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ वैक्स। बर्निंग ऑफ वैक्स के बारे में क्या पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था कि बर्निंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज एज वेल एज अ केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज तो उस वक्त समझ में आ गया था हमारे, है ना, फिजिकल चेंज उस वक्त समझ में आ गया था। क्या समझ में आया था फिजिकल चेंज में, वो जो वैक्स होता है, वैक्स मेल्ट हो रहा था और मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में आ रहा था, फिर वापस जब वो जहां वो मतलब टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां वैक्स मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में आता है, नीचे तक आते आते वो वापस से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक फिजिकल चेंज है वो, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड से वापस सॉलिड में चेंज होना, ठीक है। लेकिन केमिकल चेंज कहां हो रहा है, वहां पे जो मोमबत्ती जल रही है उसमें केमिकल चेंज कहां हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है वो जो वैक्स है वही बर्न भी करता है और बर्न करके वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। एक्चुअली वैक्स में होता है कार्बन, वैक्स में क्या होता है, कार्बन। और जब वो ऑक्सीजन की, कार्बन सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, और जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो फॉर्म करता है CO2। CO2 है गैस, ठीक है। तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक। तो यहां से हम कह सकते हैं ये चेंज इन स्टेट का एग्जांपल है। यहां वैक्स की स्टेट सॉलिड थी और वो फिर सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में बर्न होने के बाद, ठीक है। तो चेंज इन स्टेट भी एग्जांपल हो गई किसका, ये 4th था। चेंज इन स्टेट भी कैरेक्टरिस्टिक हो गया केमिकल रिएक्शन का, और उसका एग्जांपल क्या हो गया, बर्निंग ऑफ वैक्स। नाउ लास्ट कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं, 5th पे। क्या कहता है 5th कैरेक्टरिस्टिक, 5th कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। 5th कैरेक्टरिस्टिक इज change, not change, it is formation of precipitate. 5th characteristic is formation of precipitate, ठीक है। प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन क्या कहलाती है, मतलब कहीं पे भी अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी एक केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है। अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो भी हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। ये रिएक्शन हम लोग 9th क्लास में करते हैं, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए,
ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करने के लिए। तो BaCl2 प्लस Na2SO4 गिविंग BaSO4 प्लस NaCl, ठीक है। तो ये बन गया हमारा NaCl जब हमने बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट कराया सोडियम सल्फेट से। जब बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट कराएंगे सोडियम सल्फेट से तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। और ये जो बेरियम सल्फेट बन रहा है ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो एग्जाम्पल हो गया ये प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन का, और प्रेसिपिटेट का बनना भी एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का। तो हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए केमिकल रिएक्शंस के। कौन कौन से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए? पहला था एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा हाइड्रोजन का एवोल्यूशन में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के एवोल्यूशन में क्या करते हैं, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के एवोल्यूशन में क्या करते हैं, ठीक है। ये हमने 3 चीजें पढ़ी थी, 3 गैसेस के बारे में पढ़ा था हमने वहां पे। फिर हम डिस्कस कर रहे थे उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में हमने वो पढ़ा कि क्विक लाइम को किस तरह वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो वो स्लेक्ट लाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा, स्लेक्ट लाइम में कन्वर्ट होने वाले के बाद चेंज इन टेम्परेचर के बाद हमने पढ़ा था चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट में हमने बर्निंग ऑफ वैक्स पढ़ा, है ना। बर्निंग ऑफ वैक्स में क्या था कि कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा था, वैक्स कार्बन की फॉर्म में होता है। देन चेंज इन स्टेट के बाद हम आ गए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पे। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं केमिकल रिएक्शन के। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स, ठीक है। देखो टाइप तो बहुत सारे हैं केमिकल रिएक्शन के, पढ़ने को तुम बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस पढ़ सकते हो, पूरी 12th तक के केमिकल रिएक्शंस पढ़ सकते हो। बहुत से केमिकल रिएक्शंस हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस उसमें भी हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में, ठीक है। तो वो केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करने से यहां पे कोई फायदा नहीं है, वो हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे सिंपल जो हमारे यहां केमिकल रिएक्शंस हमको दे रखे हैं 5 टाइप के। पहला कॉम्बिनेशन, देन डिकम्पोजिशन, देन डिस्प्लेसमेंट, देन डबल डिस्प्लेसमेंट एंड द लास्ट वन इज रिडॉक्स रिएक्शंस। ये 5 रिएक्शंस हम यहां पे डिस्कस करेंगे। बाकी जो भी रिएक्शंस हमारे कोर्स में हैं, जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उन रिएक्शंस को हम पढ़ते जाएंगे। जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में, तो वहां मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन के बाद कंबस्टन रिएक्शन भी है एक, कंबस्टन रिएक्शन हमारा 4th चैप्टर में है। एडिशन रिएक्शन भी है वहां पे एक, वो भी 4th चैप्टर में है। तो जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे वैसे वैसे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ते जाएंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अगर तुम लोग ये सोचो कि हमने यहाँ पे ये रिएक्शन छोड़ दिया या वो छोड़ दिया, तो वो मैंने चैप्टर की वजह से नहीं पढ़ाया। इस चैप्टर में जितने दे रखे हैं वो मैं तुमको अभी पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर वाले, ठीक है। और जो बाकी के चैप्टर के हैं या 12th क्लास के हैं वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। 12th वाले तो खैर 12th में ही करोगे। अभी वाले जो भी हैं तुम्हारे कंबस्शन, एडिशन, ऑक्सीडेशन और एक और था कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, वी विल डिस्कस देम इन लेटर चैप्टर्स जो आगे आएंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, और कार्बन कंपाउंड्स के मैं भी डिस्कस कर चुका, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन और जो भी हैं, ठीक है, उनको हम वहीं डिस्कस करेंगे। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पहला केमिकल रिएक्शन है हमारा, अच्छा इन पे ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है। पहली बात तो इस तरह से दे सकते हैं कि विच ऑफ द, एक बार क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। 4 पॉइंट लिख के दे देंगे और तुमसे पूछेंगे इसमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। या फिर एक काम और कर सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है एवोल्यूशन ऑफ गैस का। 4 रिएक्शन लिख के दिए, फॉर एग्जाम्पल कोई रिएक्शन उन्होंने मेटल का एसिड से करवा दिया, जैसे हम अभी कर रहे थे जिंक प्लस H2SO4, है ना। ये 11th एंट्रेंस के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम अभी 11th एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या ऑप्शन आ सकता है अगर वो कहेंगे कि एवोल्यूशन ऑफ गैस, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल एवोल्यूशन ऑफ गैस को करेक्ट एक्सप्लेन करता है। दे कैन राइट कि मेटल रिएक्ट कर रहा है एसिड से, ठीक है, और दे कैन राइट कुछ और चीजें लिख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर से, ये कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, तो इसमें से कौन सा है जिसमें एवोल्यूशन ऑफ गैस होगी। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो जो ऑप्शंस होंगे, बोथ A एंड B भी आ सकता है, डी ऑप्शन बोथ A एंड C हो सकता है, या बोथ A एंड B हो सकता है। तो तुम
जो तुम्हें जो भी लगे, जैसे वहां था एसिड जब मेटल से रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो तुम उस पर टिक कर सकते हो। एक तक कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, ऑप्शन मैंने अभी बोला, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, उस पर भी टिक कर सकते हो। तो बोथ ए एंड सी ऑप्शन भी होगा उसमें, तो बोथ ए एंड सी पे टिक करोगे। ठीक है, ए और सी दोनों ही सही थे। बी में क्या था कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो सही नहीं था। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक एंड दैट कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि एवोल्यूशन ऑफ गैस का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, या फिर वो पूछ सकते हैं कि चेंज इन कलर का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है, या चेंज इन स्टेट का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है। तो उसके लिए एनसीईआरटी में जितनी भी चीजें दे रखी हैं वो सब तुमको पढ़नी पड़ेंगी। वैसे तो मैं यहाँ सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूं तुम्हारे लिए, लेकिन जो एनसीईआरटी में अगर एक आध चीज रह भी जाती है तो उसको तुम एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो जाके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे क्वेश्चन बन रहा है और काफी टाइम से बन रहा है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन तुमको लिख के दे देंगे और पूछेंगे ये कौन सा केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, डिकम्पोजिशन है या कॉम्बिनेशन है या डिस्प्लेसमेंट है या डबल डिस्प्लेसमेंट है, जो भी रिएक्शंस हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला टाइप जो है केमिकल रिएक्शन का वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन करके एक सब्सटेंस फॉर्म करती हैं। दो या दो से ज्यादा चीजों को कंबाइन करोगे और एक प्रोडक्ट बनेगा तो हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहचानने के लिए तुम्हें देखना होगा कि प्रोडक्ट एक बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट एक है, एक ही कंपाउंड है प्रोडक्ट में, देन वी कैन से इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल C+O2 गिव्स CO2। ठीक है, कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, CO2 बन गया। ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, क्योंकि दो चीजें कंबाइन करके एक चीज दे रही हैं हमको, है ना। या फिर Mg+O2 गिव्स MgO। यहां पे भी हम देखें तो प्रोडक्ट एक ही है हमारे पास, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर फॉर्म होता है ना। करा होगा मैग्नीशियम रिबन को बर्न। मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बर्न हो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, यहां पे एक क्वेश्चन भी बनता है। अब अगर हमने मैग्नीशियम वाली बात कर ली है तो यहां एक क्वेश्चन ये बनता है कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में बर्न करने से पहले हम उसको सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं, या क्लीन क्यों करा जाता है सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले। तो देखते हैं क्यों करा जाता है। क्यों करा जाता है वैसे? अब भाई मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है ना। तो रिएक्टिव मेटल है तो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम सकती है, थोड़ा बहुत मैग्नीशियम रिएक्ट कर सकता है एयर से। वो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर से भी रिएक्ट कर सकता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म हो सकता है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके मैग्नीशियम कार्बोनेट भी बना सकता है। तो मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट, इन तीनों की लेयर्स प्रेजेंट हो सकती हैं। इसीलिए फॉर अ प्रिकॉशनरी मेजर हम क्या करते हैं कि मैग्नीशियम को सैंड पेपर से रब करते हैं, उसके बाद उसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन में। ठीक है, तो ये बात लिख लेना स्टार बना के यहीं बीच में। क्या लिखोगे? मैग्नीशियम रिबन is cleaned before burning in air to remove the layer of किस किस चीज की लेयर हो सकती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की और मैग्नीशियम कार्बोनेट की। ये तीन कंपाउंड्स की लेयर हो सकती है मैग्नीशियम रिबन के ऊपर। तो इन सारी लेयर्स को रिमूव करने के लिए हम उसको पहले क्लीन करते हैं, फिर बर्न करते हैं ऑक्सीजन में, ठीक है, वरना वो प्रॉपरली बर्न नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये बात, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन थे हमारे। इसमें एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि क्वेश्चन आ भी चुका है 11th एंट्रेंस में। क्या है एग्जाम्पल? ये दो एग्जाम्पल हमने पढ़े, एक एग्जाम्पल कार्बन का था, एक मैग्नीशियम का था, जिसमें एक क्वेश्चन भी बन गया कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों बर्न करा जाता है। तो इन तीनों की लेयर को हटाने के लिए बर्न करा जा सकता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि किस चीज की लेयर को हटाने के लिए हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन कर सकते हैं। तो किन चीजों की लेयर को हटाने के लिए करते हैं? किन चीजों की लेयर को हटाने के लिए करते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला यहां गलत लिखा हुआ है, और मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, MgOH होल्ट होता है ना, ठीक है, और मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो क्वेश्चन आ सकता है, तो वहां पे अगर ये तीनों लिखे होंगे तो ऑल ऑफ दीज कर देना, इनमें से कोई दो लिखे होंगे तो B एंड C हो जाएगा या A एंड B हो जाएगा, अगर एक होगा तो उस पर टिक कर देना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करा जाता है। नाउ थर्ड एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड। अभी जो हमने करा था, क्विक लाइम को वाटर से रिएक्ट कराया था, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब इस पे क्वेश्चन क्या बना था? क्वेश्चन देख लो क्या बना था इसके ऊपर। क्वेश्चन ये बना था कि ये रिएक्शन, फॉलोइंग रिएक्शन या द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, और तुम्हें तीन ऑप्शंस दे रखे थे, चार ऑप्शंस दे रखे थे। क्या ऑप्शंस थे तुम्हारे? क्वेश्चन देख लेते हैं पहले तो। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन था डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब पहली बात तो ये कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते क्या हैं, है ना। अब जब तक हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में नहीं मालूम तो हम ये बता ही नहीं सकते कि ये कैसा रिएक्शन है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं? वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें से हीट रिलीज होती है। तो मैंने अभी पीछे जब ये लिखा था थोड़ी देर पहले रिएक्शन, तो इसके आगे प्लस हीट भी लिखा था कि इस रिएक्शन में से हीट रिलीज हो रही है। ये लिखा था ना कि इस रिएक्शन में से हीट रिलीज हो रही है। तो जिन रिएक्शंस में से हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, और ये कॉम्बिनेशन का भी एग्जाम्पल है। क्यों एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन का? क्योंकि ये दो चीजें कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस दे रही हैं। तो ये कॉम्बिनेशन का भी एग्जाम्पल है और एक्सोथर्मिक का भी एग्जाम्पल है। डिकम्पोजिशन ये है नहीं, डिकम्पोजिशन अभी मैं आगे डिस्कस कर दूंगा क्या होते हैं। तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया? बोथ ए एंड बी। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, तो अब थोड़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में भी लिख लो यहां पे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, ताकि तुम्हें एग्जाम में याद रहे अगर क्वेश्चन आ जाए वहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के ऊपर, है ना। क्वेश्चन ऐसे भी तो बन सकता है कि दो चीजें कंबाइन कर रही हैं और वो सिंगल सब्सटेंस दे रही हैं, तो वो कौन से रिएक्शंस में होता है ऐसा? तो कॉम्बिनेशन में होता है ऐसा, है ना। और अगर वो पूछ लें ऐसे कौन से रिएक्शंस हैं जिसमें हीट रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसीलिए एक्सोथर्मिक के बारे में लिख लो। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, द रिएक्शंस in which heat is released
ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज होती है उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है। अच्छा, एक और चीज आती है डेल्टा एच नेगेटिव। इसके केस में डेल्टा एच का क्या मतलब होता है? एनर्जी का निकलना या एनर्जी का दिया जाना किसी भी रिएक्शन में रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा एच से। किससे रिप्रेजेंट करा जाता है? डेल्टा एच से। एनर्जी का दिया जाना किसी भी रिएक्शन में या एनर्जी का रिलीज होना। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, ये एनर्जी मान लो, एनर्जी चेंज मान लो इसको, ठीक है, अभी तुम अपने लेवल पे इसको एनर्जी चेंज समझ लो। ठीक, तो एनर्जी चेंज अगर नेगेटिव है तो वो कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? जिसमें हीट रिलीज होती है और डेल्टा एच उनके लिए नेगेटिव रहता है। ठीक है, यहां तक ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन वाला पार्ट पूरा। पहले टाइप के रिएक्शंस थे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब सेकंड टाइप के रिएक्शंस की बात करते हैं हम। क्या है सेकंड टाइप के केमिकल रिएक्शंस? सेकंड टाइप केमिकल रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं? अभी कॉम्बिनेशन क्या था? कॉम्बिनेशन में दो चीजें कंबाइन हो रही थी और एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा था, है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होके एक सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। डिकम्पोजिशन क्या होते हैं? जब एक कंपाउंड ब्रेक होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। रिएक्शंस इन विच a single substance, एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट इनटू, स्प्लिट मतलब टूटना, स्प्लिट इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई भी कंपाउंड। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन का बिल्कुल उल्टा है। कॉम्बिनेशन में दो को कंबाइन कर रहे थे, एक बन रहा था। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहां पे अगर हम देखें, एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक हो गया एक से ज्यादा सब्सटेंसेस में। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था? दो कंबाइन करके एक दे रहे थे। मैंने कहा था अगर प्रोडक्ट एक दे रखा हो तो कॉम्बिनेशन लेना, अगर रिएक्टेंट एक दे रखा है तो हो जाएगा डिकम्पोजिशन। इस तरह से याद रखना है तुमको, अगर याद ना रहे वहां पे तो अगर रिएक्टेंट एक दे रखा है तो डिकम्पोजिशन, अगर प्रोडक्ट एक दे रखा है तो कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पे। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के तीन टाइप होते हैं तो उन्हें डिस्कस करते हैं इसके बाद। ठीक है, तो टाइप्स की बात, मतलब कि टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन कौन से होते हैं। उससे पहले एक चीज और तुम यहां समझ लो कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, एक यूज इसका क्या है? एक यूज है इसका जो बुक में दे रखा है, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट का, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट बनाने के काम में आता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कैल्शियम ऑक्साइड कहां यूज होता है जो इसमें बन रहा है? होता तो और भी चीजों में है, लेकिन बुक में तुम्हारे मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट दिया हुआ है, तो मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में यूज होता है कैल्शियम ऑक्साइड का, क्विक लाइम का। ठीक है, वो पूछ सकते हैं क्विक लाइम का यूज क्या है इनमें से एक, तो मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था कि टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसके बाद टाइप्स ऑफ decomposition reactions।
ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के टाइप्स, पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं भाई? थर्मल डिकम्पोजिशन वो होते हैं जिसमें हीट, मतलब जो ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो हीट की फॉर्म में दी जाती है। ठीक है, तो एनर्जी इसमें हीट की फॉर्म में दी जाती है। हम यहां लिख सकते हैं कि इन दीज रिएक्शन एनर्जी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ हीट। एनर्जी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हीट की फॉर्म में एनर्जी दी जाती है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में। ठीक है, तो ये हीट वाला डिकम्पोजिशन है, हीट के थ्रू डिकम्पोज करते हैं, जैसे भी हमने कैल्शियम कार्बोनेट को किया था। अब और एग्जाम्पल ले लेते हैं, FeSO4 ले लेते हैं, फेरस सल्फेट एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनती है, Fe2O3, SO2 गैस बनती है और SO3 गैस बनती है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का थर्मल डिकम्पोजिशन है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है यहां पे कि एक कंपाउंड, एक रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा है 3 प्रोडक्ट्स देने के लिए। तो ये एग्जाम्पल हो गया डिकम्पोजिशन का। और डिकम्पोजिशन में भी हम कहें तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहां पे एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में दी जा रही है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल, अच्छा एक और चीज यहां पे, अभी हमने एक्सोथर्मिक पढ़ा था। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक वो होते हैं जिसमें हीट दी जाती है, जो हीट देकर ही कैरी आउट करे जा सकते हैं, जैसे कि ये रिएक्शंस। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं दीज रिएक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड, दीज रिएक्शंस are also called endothermic reactions। ये रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी कहलाते हैं। ठीक है भाई, तो एंडोथर्मिक ENDOTHERMIC एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी कह सकते हैं हम इन रिएक्शंस को। क्यों कह सकते हैं? बिकॉज heat is given to carry out the chemical reaction, to carry out the chemical reaction। तो केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए यहां पे हीट दी जा रही है, इसलिए हम इन रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। और जैसे एक्सोथर्मिक में डेल्टा H नेगेटिव बोला था, मैंने कहा था जब हीट रिलीज होती है तो डेल्टा H यानी कि एनर्जी चेंज को हम नेगेटिव लेते हैं, जब हीट दी जाती है तो डेल्टा H को हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो इस केस में डेल्टा H पॉजिटिव हो जाएगा, चेंज इन एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि तुम एनर्जी दे रहे हो केमिकल रिएक्शन कराने के लिए। एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज हो रही थी केमिकल रिएक्शन करने के लिए, इसलिए डेल्टा H वहां पे नेगेटिव था, यहां पे डेल्टा H पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। एक और एग्जाम्पल है इसका थर्मल डिकम्पोजिशन का जो बुक में दे रखा है, वो लेड नाइट्रेट वाला। लेड नाइट्रेट वाला हम डिस्कस कर चुके हैं, PbNO3 होल ट्वाइस का। कहां डिस्कस करा था हमने? अभी NO2 का जो वो फॉर्म हो रहा था, जब NO2 फॉर्म हो रही थी तब डिस्कस किया था हमने। ठीक है, NO2 के फॉर्मेशन में, एवोल्यूशन ऑफ गैस में। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन की, जो कि है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखते हैं क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में ही जो एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में दी जाती है? इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दी जाती है। अभी थर्मल डिकम्पोजिशन में एनर्जी हीट की फॉर्म में दी जा रही थी, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के केस में
एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दी जाएगी। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस in these reactions energy is given in the form of electricity। तो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी दी जाती है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। जैसे वाटर है हमारे पास, अगर H2O, H2O को जब ब्रेक करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही ब्रेक होता है। तो जब H2O में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फॉर्म करने का। वाटर को हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ लिया। अब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या बोला जाता है इसको? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक कंटेनर चाहिए होता है। इस प्रोसेस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं और बन भी सकते हैं ज्यादा, तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं हम क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कंटेनर है जिसके अंदर हमने वाटर फिल कर रखा है। ठीक, और इसके अंदर ये एक इलेक्ट्रोड लगा दिया हमने यहां पे और एक इलेक्ट्रोड हमने लगा दिया यहां पे। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रोड्स हमने लगा दिए। इलेक्ट्रोड्स ये कार्बन के होते हैं। ठीक है, तो ये दो इलेक्ट्रोड्स इसके ऊपर लगा दिए हैं। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, ये वाला नेगेटिव ले लेते हैं, ये वाला पॉजिटिव ले लेते हैं इधर वाला। ठीक है, इसको पॉजिटिव वाले को बोलते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? पढ़ाई होगा तुम लोगों ने। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को बोलते हैं एनोड। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड कहलाता है और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो कैथोड कहलाता है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहलाता है कैथोड। ठीक है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड हो गया, नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसमें जब हमने स्विच ऑन करा तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। अब अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा तो हमें हाइड्रोजन कहां मिलेगी और ऑक्सीजन कहां मिलेगी? ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैसेस हैं, है ना। जब दोनों ही गैसेस हैं तो भाई ऐसे तो है नहीं कि वो इलेक्ट्रोड पे आके चिपक जाएंगी कॉपर की तरह। कॉपर की रिफाइनिंग में कॉपर इलेक्ट्रोड पे चिपक जाता है, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो ऐसे इलेक्ट्रोड पे चिपक नहीं जाएंगी। तो ये जो आइसक्रीम टाइप जो लग रहा है ये आइसक्रीम नहीं है, मैंने टेस्ट ट्यूब बनाने की कोशिश करी है। ये टेस्ट ट्यूब्स हैं, ठीक है, जो हम इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर रख देंगे ये टेस्ट ट्यूब्स। इससे क्या होगा, जो भी गैस प्रोड्यूस होगी वो इसके अंदर आराम से तुमको मिल सकती है ना। ठीक है, तो अब जैसे कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है? एक हाइड्रोजन गैस हो रही है और एक ऑक्सीजन गैस हो रही है। हाइड्रोजन गैस कहां प्रोड्यूस होगी? ठीक है, कैथोड पे प्रोड्यूस होगी। क्यों कैथोड पे प्रोड्यूस होगी हाइड्रोजन गैस? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन के मुकाबले। वाटर में दो एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन उससे कम है। तो हाइड्रोजन, वैसे भी तुमने देखा होगा हाइड्रोजन H+ आयन फॉर्म करता है या नहीं करता हाइड्रोजन H+ आयन फॉर्म? तो हाइड्रोजन H+ आयन फॉर्म करता है, इसलिए वो हमको कहां मिलेगा? कैथोड पे मिल जाएगा।
कौन सी गैस मिल जाएगी कैथोड पे? हाइड्रोजन गैस। H2 गैस कहां मिलेगी? कैथोड पे, क्योंकि वो पॉजिटिव आयन फॉर्म करती है ना। H प्लस, एक इलेक्ट्रॉन होता है एक के शेल में उसकी, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है, ठीक है, तो H प्लस बनाती है। और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो हमेशा नेगेटिव फॉर्म करता है। जब वो नेगेटिव फॉर्म करेगा तो कहां पाया जाएगा? एनोड पे पाया जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस कहां मिल जाएगी? वो एनोड पे मिल जाएगी। यहां मिलेगी हमें ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस कहां मिल गई? कैथोड पे मिल गई। ऑक्सीजन गैस मिल गई हमको एनोड पर, ठीक है। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के दौरान कौन सी गैस कैथोड पे मिलती है या नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे मिलती है, और कौन सी गैस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या एनोड पे मिलती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस मिल रही है कैथोड पे और ऑक्सीजन गैस मिल रही है एनोड पे, क्योंकि वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। अब यहां पे एक और सवाल आता है कि हाइड्रोजन गैस तो ज्यादा अमाउंट में मिल रही है, डबल ऑफ द ऑक्सीजन गैस। तो क्वेश्चन ये आता है कि पहली बात तो ये कि कौन सी गैस ज्यादा होगी? तो हाइड्रोजन गैस ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी बताते हैं अभी, क्यों ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसकी, कि हाइड्रोजन गैस या वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड। ऐसे लिखना कि हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड is twice the volume of oxygen gas। तो हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम है वो ट्वाइस होगा, डबल होगा। किसकी वॉल्यूम के? ऑक्सीजन गैस की वॉल्यूम के, ठीक है। क्यों होगा डबल? क्योंकि अगर हम रिएक्शन को देखें तो उसमें 2 मोल बन रहे हैं हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही मोल फॉर्म हो रहा है। ऑक्सीजन के आगे 1 है, मतलब कुछ नहीं तो 1 है, हाइड्रोजन के आगे 2 लगा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 2 moles of hydrogen are produced, whereas only 1 mole of oxygen gas is produced in the following reaction। तो लिखोगे it is because in the given reaction two moles of hydrogen gas are produced whereas only 1 mole of oxygen gas is produced। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन भी साथ में लिखना, ये तो वैसे लिखी होगी तुमने, है ना। तो इस केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमें दिख रहा है कि 2 मोल हाइड्रोजन के बन रहे हैं और ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही मोल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही जब 1 मोल बन रहा है ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन के 2 बन रहे हैं, तो फिर हम यहां से कह सकते हैं कि हाइड्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस होगी ऑक्सीजन गैस से। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कैथोड पे जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो ज्यादा होगी या एनोड पे जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो ज्यादा होगी। तो इसलिए ये भी याद रखना पड़ेगा कैथोड पे कौन सी है, एनोड पे कौन सी है। तो कैथोड वाली ज्यादा है एनोड वाली से। क्यों ज्यादा है ये पता है तुमको, ठीक है, समझ में आ गया। इसको नोट कर लो अच्छे से। ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो गया तुम्हारा। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हमने डिकम्पोज करा एक कंपाउंड को उसके रिएक्टेंट्स में या उसके प्रोडक्ट्स में, सॉरी उसके प्रोडक्ट्स में, है ना। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, लास्ट है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लाइट का यूज होता है डिकम्पोजिशन के लिए। लाइट एनर्जी का, एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो हम यहां लिखेंगे इन दीज रिएक्शंस एनर्जी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो लाइट की फॉर्म में एनर्जी दी जाती है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका हम ले सकते हैं AgCl, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को अगर लाइट के प्रेजेंस में लेके आओगे तो क्या बनेगा? सिल्वर और क्लोरीन। तो वो डिकम्पोज हो जाएगा सिल्वर में और क्लोरीन गैस में, जब हम सिल्वर क्लोराइड को लाइट के प्रेजेंस में लेके आएंगे। ठीक है, और दूसरा क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? 2AgBr को अगर हम लाइट के प्रेजेंस में लेके आएंगे तो यह बन जाएगा 2Ag प्लस Br2। ठीक है, क्या बन जाएगा? ये 2Ag प्लस Br2 बन जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। ये दो एग्जाम्पल्स हो गए किसके? लाइट की प्रेजेंस में जब हम किसी भी कंपाउंड का डिकम्पोजिशन करेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये दोनों ही रिएक्शंस ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करे जाते थे। ठीक है, वो नेगेटिव वाले फोटोज जो बनते थे उसके लिए ये रिएक्शंस यूज करे जाते थे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन, जो ऊपर जो दोनों रिएक्शंस लिखे हुए हैं, द अबव रिएक्शंस are used in black and white photography। ठीक है, तो वो दोनों ही रिएक्शंस ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करे जा सकते हैं, ये दोनों रिएक्शंस। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये पॉइंट कि ये दोनों रिएक्शंस ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो पूछ सकते हैं वहां पे कौन से रिएक्शंस यूज होते हैं, हो सकते हैं दोनों दे सकते हैं, तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी दे सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बाद हम क्या पढ़ेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बाद तीसरे टाइप के रिएक्शंस आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। कौन से रिएक्शंस? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को। क्या होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, और इनको हम रिप्लेसमेंट रिएक्शंस भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या फिर रिप्लेसमेंट। ठीक है, रिप्लेसमेंट भी बोला जाता है इनको। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, क्यों इसे डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं? इसलिए डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव मेटल, इस केस में ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, अगर हम जिंक लेते हैं, जिंक लिया हमने, ठीक है, और जिंक को हम रिएक्ट करा रहे हैं कॉपर सल्फेट से, जिंक को हम रिएक्ट करा रहे हैं कॉपर सल्फेट से, जिंक को हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया। ठीक, तो क्या हो सकता है यहां पे? जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बन जाएगा। तो इसने क्या करा जिंक ने? यहां पे जिंक ज्यादा रिएक्टिव था, उसने कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया और खुद उसकी जगह ले ली, जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अकेला रह गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा तुम लोग को कि जिंक सल्फेट कब बन गया, कैसे बन गया। ठीक है, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। अब यही रिएक्शन अगर तुम लोग ऐसे चाहो कि Cu प्लस ZnSO4 करके लिख दें तो वो हो जाएगा नो रिएक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि वो तुमको ये रिएक्शन लिख के दे सकते हैं और ये कह सकते हैं कि बताओ इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, इसके प्रोडक्ट्स क्या होंगे। तो ए ऑप्शन में वो जैसे ये रिएक्शन दे दी और इसके प्रोडक्ट्स पूछ लिए,
तो इसके प्रोडक्ट्स अगर वो पूछेंगे तो उसमें नो रिएक्शन भी ऑप्शन होगा और तुम्हारा CuSO4 प्लस Zn भी होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एबव रिएक्शन। जो ऊपर रिएक्शन दिया गया है इसके प्रोडक्ट्स क्या होंगे। फॉर एग्जाम्पल या नो रिएक्शन नहीं लिखा हुआ, ठीक है, और इन्होंने पूछ लिया कि प्रोडक्ट्स क्या होंगे। ए ऑप्शन में वो दे सकते हैं CuSO4 प्लस Zn, ठीक है, या बी ऑप्शन में वो कुछ और दे सकते हैं, जैसे CuS दे दिया, Cu2S दे दिया प्लस ZnS दे दिया, एनीथिंग, ठीक है। सी ऑप्शन में Cu2O दे दिया प्लस ZnO दे दिया, ठीक है, और डी ऑप्शन में लिख दिया नो रिएक्शन। तो देख के तो लग रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, होना डिस्प्लेसमेंट ही चाहिए। अगर डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तो क्या होगा, नो रिएक्शन होगा, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से, वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गए होंगे कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। अच्छा, ये था मेटल डिस्प्लेसमेंट, यहां पे एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा था, ठीक। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट की। अच्छा, मेटल का पता कैसे चलेगा तुम्हें कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है? ये कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है? तो वो तुम्हें पूरी रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, वो तुम याद करके देख सकते हो कि इसमें कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। पोटेशियम से शुरू होती है, नीचे गोल्ड तक है वो, है ना। कुछ ऐसे भी रिएक्टेंट्स हैं जो हाइड्रोजन कॉपर से कम रिएक्टिव होते हैं, जैसे सिल्वर। तो पहले वो भी देख लेते हैं एक एग्जांपल कि कॉपर किसी को डिस्प्लेस कर भी सकता है या नहीं। कॉपर कर सकता है। अगर AgNO3 है और कॉपर है तो मैं इसको इससे डिस्प्लेस करवाना है, मतलब रिएक्ट कराना है, तो ये तुम्हारा बन जाएगा CuNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag, ठीक है, ठीक है। CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ag बन जाएगा ये तुम्हारा, ठीक है। तो कॉपर ने क्या करा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया इसके सॉल्ट में से। सिल्वर कॉपर से भी कम रिएक्टिव है, सिल्वर कॉपर के नीचे आता है, तो कॉपर जो है वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है उसके सॉल्ट में से, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज एक बार देख लेना, वैसे मैं तुम्हें वहां पे बताऊंगा जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे हम, ठीक। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद आगे आते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, जो मैं बता रहा था। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे पास AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड है, उसको हम रिएक्ट करा रहे हैं क्लोरीन गैस से। क्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ये क्या बना देगा, AgCl प्लस Br2। यहां पे क्या हुआ, क्लोरीन ने ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया AgBr में से, ठीक है। यहां 2 लगा लो, यहां 2 लगा लो, ठीक, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है ब्रोमीन से। ऐसे ही अगर AgCl को रिएक्ट कराओगे फ्लोरीन से तो क्या मिल जाएगा, AgF प्लस Cl2। तो फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होता है क्लोरीन से, इसलिए वो क्लोरीन को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, ठीक। तो ये 2 रिएक्शन हो गए नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट वाले। अब ये फ्लोरीन क्लोरीन वाली रिएक्टिविटी कैसे पता चलेगी इन नॉन मेटल्स की? तो नॉन मेटल की केमिकल रिएक्टिविटी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में तुम लोगों ने पढ़ी होगी। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा होगा कि डाउन द ग्रुप नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप अगर डिक्रीज करती है तो ये जो नॉन मेटल्स होते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये एक ही ग्रुप के हैं, हैलोजन ग्रुप के। 17 ग्रुप जो है, ग्रुप 17 है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन, है ना। ये 4 को ही हम कंसीडर करते हैं यहां पे रिएक्शंस कराने के लिए। तो अगर हम इसको देखें तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है इनकी।
ये हमने पढ़ा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कि रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप फॉर नॉन मेटल्स के लिए रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है और मेटल्स के लिए रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। ठीक है, अगर हम यहां पे मेटल्स को देखें, जैसे पहला ग्रुप देख लें, पहला ग्रुप मेटल्स का है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, फ्रेंशियम। ठीक है, तो यहां पे केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी। हम लिख सकते हैं केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। तो मेटल्स के लिए डाउन द ग्रुप केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, नॉन मेटल्स के लिए केमिकल रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। ठीक, तो मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी सिर्फ उस रिएक्टिविटी सीरीज से ना देखते हुए हम इससे भी देख सकते हैं कि एक ग्रुप में जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है मेटल्स के लिए और नॉन मेटल्स के लिए डिक्रीज करती है। ठीक है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूरा हो गया। अब जो फोर्थ टाइप है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, क्या टाइप है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस देख लेते हैं इसके बाद। अच्छा, मैंने जो है वहां पे अभी वो नहीं लिखवाया था, स्टेटमेंट नहीं लिखवाया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या स्टेटमेंट होगा? यही स्टेटमेंट होगा कि इन दीज रिएक्शंस मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, इन रिएक्शंस में मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, ये लिखवाया था। तो अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें आयंस का एक्सचेंज होता है। ठीक, जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखा था अभी पीछे कि अगर हम बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट कराएंगे सोडियम सल्फेट से तो क्या बन जाएगा? 2NaCl प्लस BaSO4। तो यहां पे क्या हो रहा है? आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। इसमें क्लोरीन जा रहा है Na के पास, सल्फेट जा रहा है Ba के पास। हाँ भाई, तो ये क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। यहां पे बेरियम के पास क्या है? क्लोरीन का आयन है, क्लोरीन क्लोराइड आयन था यहां पे बेरियम के पास, और सोडियम के पास सल्फेट आयन है। ठीक है, बेरियम के पास क्लोराइड है, सोडियम के पास सल्फेट है। इसका जो सल्फेट है वो यहां आ गया, इसका जो क्लोराइड है वो यहां चला गया। यही तो हुआ है, यहां पे एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ है। तो इन दीज रिएक्शंस एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस। एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस। तो वो ऐसे भी तो पूछ सकते हैं ना कि एक्सचेंज ऑफ आयन किन रिएक्शंस में होता है ना? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक्सचेंज ऑफ आयंस किस रिएक्शन में होता है, ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को किन रिएक्शंस में डिस्प्लेस करता है। तो वो डिस्प्लेसमेंट में था। डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, है ना? और क्या चीज थी इसमें? ये तो समझ में आ गया होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। एक और चीज है इसमें कि दीज reactions are also called precipitation reactions। तो ये रिएक्शंस प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कहलाते हैं। ठीक है, दीज रिएक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। क्यों कहलाते हैं ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, क्योंकि इसमें एक प्रेसिपिटेट बनता है। हमने देखा था कि ये जो BaSO4 है ये व्हाइट कलर का PPT फॉर्म कर रहा है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। ये जो BaSO4 है ये खुद ही व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। तो ये रिएक्शंस प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस इसीलिए कहलाते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसमें से एक कंपाउंड ऐसा बनता है जो प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, बिकॉज अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इन दीज रिएक्शंस, बिकॉज अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इन दीज रिएक्शंस। ठीक है,
तो इन रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, इसलिए हम इन रिएक्शंस को प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है ये मैंने वहां भी नहीं बताया, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट एक ऐसा कंपाउंड है जो कि सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता, मतलब एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करता, वो सॉलिड होता है। एक सॉलिड अनडिसॉल्व्ड सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो मैं इसको इधर लिख दे रहा हूं, अ सॉलिड अनडिसॉल्व्ड सब्सटेंस प्रेसिपिटेट के बारे में अगर हम लिखें, अ सॉलिड अनडिसॉल्व्ड सब्सटेंस इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेट, तो वो कहलाता है प्रेसिपिटेट, ठीक है। एक सॉलिड अनडिसॉल्व्ड सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़े 4 टाइप के केमिकल रिएक्शंस। कौन कौन से? कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन के बाद क्या पढ़ा हमने? डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन में 3 टाइप थे, थर्मल और इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटो, ठीक है। उसके बाद वी स्टडीड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या था कि ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्ट में से, ठीक है। ऐसा मेटल्स में भी होता है और नॉन मेटल्स में भी होता है, ठीक। उसके बाद जो तीसरा टाइप पढ़ा हमने, सॉरी 4th टाइप पढ़ा, वो पढ़ा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है? आयंस का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। तो उसमें उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसके बाद अब जो 5वां टाइप है केमिकल रिएक्शन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए भी और नेक्स्ट ईयर के लिए भी, क्योंकि वो पूरा एक चैप्टर का नाम बन के आएगा नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर 11th क्लास में अगर तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो तो वहां पे जब एग्जाम दे रहे हो तो केमिस्ट्री तो पढ़ोगे 11th एंट्रेंस का, है ना। तो केमिस्ट्री में चैप्टर 8 है वो 11th क्लास में, रिडॉक्स रिएक्शंस के नाम से। तो हमारा टॉपिक भी वही है, इसके बाद रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस की। तो बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस की। क्या होते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस? रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स वर्ड बना है 2 रिएक्शंस के कॉम्बिनेशन से, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से, ठीक है। तो रिडॉक्स वर्ड बना है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के कॉम्बिनेशन से रिडॉक्स बना है, ठीक है। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते क्या हैं ये देख लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की, ठीक है। इधर लिख लेते हैं, दोनों साथ साथ आ जाएंगे यहां पे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है? दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। जो ऑक्सीडेशन में होगा उसका उल्टा रिडक्शन में होगा, ठीक है। जो कुछ भी ऑक्सीडेशन में होगा उसका उल्टा होगा किसमें? रिडक्शन में, ठीक है। जैसे ऑक्सीडेशन हम बोलते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के एडिशन को ऑक्सीडेशन माना जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन के एडिशन को ऑक्सीडेशन माना जाता है। तो रिडक्शन होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। यहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर आएगा, ऑक्सीडेशन को हम बोलते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हो जाता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब सिर्फ इतना ही नहीं,
ठीक है, थोड़ा सा इसके ऊपर जाते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेसिस पे ही हम डिफाइन नहीं कर सकते रिडक्शन ऑक्सीडेशन को, तो और भी चीजें हैं। और क्या चीजें हैं? जैसे यहां हम लिख सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किसे बोलते हैं, कौन होते हैं, कौन से एलिमेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं? मेटल्स। ठीक है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स और मेटल इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सॉरी, गलत हो गया यहां पे, इलेक्ट्रोनेगेटिव करो इसको। इलेक्ट्रोनेगेटिव के एडिशन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या फिर नॉन मेटल, इलेक्ट्रोनेगेटिव बोला जाता है नॉन मेटल को। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव किसे बोला जाता है? नॉन मेटल को। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या फिर नॉन मेटल का एडिशन ऑक्सीडेशन कहलाता है। और यहां पे हम लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और नॉन मेटल। तो नॉन मेटल या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का निकल जाना क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। और उसका एडिशन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद यहां आएगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल, और उस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हम मेटल भी कहते हैं। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट क्या हो गया? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या फिर मेटल इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। यहां पे रिमूवल हो रहा है तो यहां पे एडिशन हो रहा होगा। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और मेटल। तो मेटल का एडिशन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है, या उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन भी रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल। तो इलेक्ट्रॉन बेसिस अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन अगर किसी चीज में से रिमूव हो रहा है तो वो चीज ऑक्सीडाइज हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी चीज को दिया जा रहा है, किसी चीज में ऐड हो रहा है, तो वो चीज रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाता है, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। एक बार और इसको देख लेते हैं, तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं? ऑक्सीडेशन में पॉइंट है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 3 रिमूवल है और 2 एडिशन है। 5 डेफिनेशन है, इस तरह याद रख सकते हो 1 2 3 4 5। ये पांचों चीजें किसमें है? ऑक्सीडेशन में। एक को याद कर लोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, वो उसका उल्टा है ना। अगर यहां पे एडिशन हो रहा है तो यहां रिमूवल, यहां रिमूवल तो यहां एडिशन, एडिशन तो रिमूवल, रिमूवल तो एडिशन, और रिमूवल तो फिर एडिशन। ठीक है, रिमूवल का मतलब निकालना, उसमें से वो चीज लूज कर देगा। लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं रिमूवल को। ठीक है, रिमूवल को हम क्या बोल सकते हैं? लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, और एडिशन को हम गेन भी बोल सकते हैं। तो कुछ बुक्स में तुम गेन लिखा भी देखोगे एडिशन की जगह पे, और रिमूवल की जगह क्या देखोगे? लॉस लिखा हुआ देखोगे। तो बस ये 5 पॉइंट्स हैं ऑक्सीडेशन में, और यही सेम 5 पॉइंट्स हैं रिडक्शन में, जो कि इसका अपोजिट है। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ के आना नेक्स्ट लेक्चर में, हम उसको वहां पे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसमें हम इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे ही छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने इस वाले लेक्चर में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ा। ये 5वां टाइप था रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि कॉम्बिनेशन होता है रिडॉक्स रिएक्शन किसका?
ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का, जिसमें हमने ऑक्सीडेशन भी पढ़ा और रिडक्शन भी पढ़ा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे इसमें, अब बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे। ठीक है, चलो।